ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अहम विषय पर परिचर्चा करेंगे और वह विषय है बोलियों को मान्यता से हिंदी को खतरा। आप सभी जानते हैं कि 1949 में भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया था। हिंदी कैसे राजभाषा बनाई गई उसके इतिहास में मैं नहीं जाता, और उसी 8वें अनुच्छेद में जो हमारी अन्य प्रांतीय भाषाएं थीं उस वक्त उनको 8वें अनुच्छेद में शामिल किया गया, हिंदी राजभाषा बनी। उस वक्त सब मिलाकर के 14 भाषाएं अनुच्छेद में थी शामिल। बाद में बढ़ते बढ़ते आज सभी प्रांतीय भाषाएं करीबन 22 भाषाओं को अनुच्छेद में मान्यता मिल चुकी है और कई भाषाएं अभी प्रतीक्षा सूची में है। अब एक प्रश्न ये उठता है जो इस बात की पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर जो पहले बोलियां थी, हिंदी की बोलियां, अवधी, मैथिल, भोजपुरी इत्यादि इत्यादि, राजस्थानी, इन सब को अगर अनुच्छेद में शामिल कर लिया जाता है, इसमें कई कर ली जा चुकी हैं, तो हिंदी का क्या होगा, हिंदी का भविष्य क्या होगा? हो सकता है कुछ समय बाद हिंदी एक अल्पसंख्यकों की भाषा बन के रह जाए, ऐसा एक खतरा बताया गया है। आज हम इसी बात की परिचर्चा करेंगे कि इन बोलियों को अनुच्छेद में शामिल करने, जिनको राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का दर्जा मिला है, उससे हिंदी की क्या कोई क्षति होगी या ये एक मात्र भ्रम है, हिंदी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सभी भाषाएं हिंदी के ही आसपास हैं, हिंदी के ही इर्द गिर्द हैं, सभी कह सकते हैं मौसियां हैं। आइए इस बात की हम चर्चा करें, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में 4 बड़े ही विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले आपसे उनको रूबरू करूं, आपसे उनका परिचय कराऊं। एकदम दाईं ओर हैं डॉक्टर अमरनाथ, जो अपनी भाषा नामक साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष हैं और अभी हिंदी बचाओ मंच की उन्होंने स्थापना की है, वो उसके संयोजक हैं। इसी मंच के तहत उन्होंने इस बात का एक अभियान किया है कि हिंदी की जो बोलियों को मान्यता मिलने से हिंदी का नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है। उनके बगल में बैठे श्री रतन शाह, जो राजस्थानी भाषा के लिए काफी काम कर रहे हैं। मैं पूरी विस्तार में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। राजस्थानी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बगल में है श्री रवि प्रताप सिंह, अवधी भाषा के जानकार हैं और शब्दाक्षर नामक साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष हैं, कवि भी हैं। और बाईं तरफ और सबसे अंत में बैठे हैं श्री लक्ष्मण झा सागर, जो मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं। आइए, चूंकि इस हिंदी बचाओ के अभियान के मंच के अध्यक्ष के संयोजक श्री डॉक्टर अमरनाथ हैं, इसलिए हम अपनी परिचर्चा की शुरुआत अमरनाथ जी से ही करते हैं। अमरनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से ये अभियान छेड़ रखा है, जिसकी हिंदी के साहित्यकारों में, लेखकों में, समाचार पत्रों में इसकी बड़ी चर्चा है। आपका ये कहना है कि हिंदी की ये जो बोलियां हैं, जो मैंने कई नाम थे, अवधी है, मैथिल है, भोजपुरी है, राजस्थानी भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं, लिपि एक है, इनको मान्यता मिलने से, या जिनको कई मान्यता मिल चुकी है, कई प्रतीक्षा सूची में है, हिंदी कमजोर हो जाएगी, हिंदी फिर अल्पसंख्यकों की भाषा रह जाएगी। इससे हिंदी का नुकसान होगा, हिंदी की क्षति होगी। लेकिन कई लोग इस बात को एकदम नहीं मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ये गलत धारणा है, सभी है, इससे हिंदी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हिंदी मजबूत होगी। ये अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग नदियां हैं जो अंतोदगता समुद्र में मिलती हैं, तो इस तरह की इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ऐसा कहना है बहुत सारे साहित्यकारों का, जो आपकी बात से सहमत नहीं है। अमरनाथ जी, हम चाहते हैं कि आपका जो अभियान है उसकी क्या आपका तर्क है, क्या आप सोचते हैं, ऐसा क्यों आपने कहा, इस पर आप प्रकाश डालें डॉक्टर अमरनाथ। ये जो अभियान कुछ बोलियों ने छेड़ रखा है, उससे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, कोई बोली जब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होती है
तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है, यानी वो स्वतंत्र भाषा बन जाती है। जैसे 22 जो भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, उसमें बंगला है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उसमें हिंदी भी है। 22 भाषाएं, ये 22 भाषाएं स्वतंत्र हैं। अगर हिंदी की कोई बोली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि बोलने वालों की संख्या जो उसकी है, उस बोली की, वो ऑटोमेटिकली हिंदी की संख्या में से घट जाएगी। वो संख्या, हिंदी इस देश की राजभाषा है संविधान के अनुसार, और राजभाषा होने का सबसे बड़ा कारण उसका बोलने वालों की संख्या है। 10 राज्यों में यह भाषा बोली जाती है, क श्रेणी में रखा गया है इसे, और इस देश की लगभग आधी आबादी हिंदी बोलती है। दुनिया में ऐसा पहली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है, मंदारिन है जिसको कहते हैं। दूसरे स्थान पर हिंदी है अब भी। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि भोजपुरी शामिल हो गई, क्योंकि हाल में भोजपुरी के लोगों ने काफी तेजी दिखाई है। 2 सांसदों ने संसद में मांग की है पिछले महीने, और दिल्ली में जंतर मंतर पर 8 अगस्त को धरना दिया बहुत सारे लोगों ने। तो ये पहल बड़ी तेजी से हो रही है। एक संगठन है जन भोजपुरी मंच, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर संदेश भेज रहे हैं कि शामिल कीजिए। यानी बड़ी तेजी से ये आंदोलन चल रहा है। अगर शामिल हो गई तो भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है वह हिंदी की संख्या से घट जाएगी। अगर यह संख्या घट गई तो दूसरी बोलियां भी, जैसे हमारे अग्रज आदरणीय रतनलाल शाह जी बैठे हुए हैं, ये भी इस पक्ष के समर्थक हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। इनकी भी ये मांग है, अब आज बताएंगे वो क्या मांग है। लेकिन अगर राजस्थानी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई तो राजस्थानी बोलने वालों की संख्या भी हिंदी से घट जाएगी। ब्रजी और अवधी ने कौन सा अपराध किया है? हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें ब्रजभाषा का इतिहास है सबसे ज्यादा। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, पद्मावत जैसा ग्रंथ तो अवधी में है। फिर अवधी ने कौन सा अपराध किया, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, ब्रजी को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी ये सारी बोलियां अगर स्वतंत्र हो जाएंगी तो ये बोलियां 8वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व हो जाना। जैसे 4 भाई एक साथ रहते हैं तो ताकत रहती है हमारे पास। अगर चारों अलग हो जाएंगे, घर बांट लेंगे, तो सब कमजोर होंगे। हमारी असली लड़ाई दरअसल अंग्रेजी के वर्चस्व से है। हमारे देश में अंग्रेजी ने इतना आतंक फैला लिया है कि सारी भाषाओं को निगलती जा रही है। अंग्रेजी के वर्चस्व से हमें लड़ना है, और उस लड़ाई के लिए अगर हम संगठित नहीं रहेंगे, हम ही जुड़ करके नहीं रहेंगे, आपस में ही लड़ने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर हम कमजोर पड़ जाएंगे। और अंग्रेजी के लोग, अंग्रेजी के समर्थक लोग यही चाहते हैं। अभी विकिपीडिया, जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है सारी दुनिया में, उसका जो पब्लिश किया उसने 100 भाषाओं की सूची दुनिया भर की, बोलने वालों की संख्या के आधार पर। उन 100 भाषाओं की सूची में उन लोगों ने हिंदी को चौथा स्थान दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसको मैं मानता हूं। इन 100 भाषाओं की सूची में, जिसमें हिंदी है और बोलने वालों की संख्या के आधार पर और दूसरी भाषाएं हैं, उसमें हिंदी को चौथा स्थान क्यों मिला? इसलिए उन 100 भाषाओं की सूची में मगही भी शामिल है, उसमें भोजपुरी भी शामिल है, उसमें मारवाड़ी भी शामिल है, उसमें ढूंढाड़ी शामिल है, उसमें मगही हरियाणवी शामिल है। मैंने 7 भाषाएं जो हिंदी की बोलियां हैं उसमें उन लोगों ने शामिल कर रखा है। अब दुनिया के लोग तो वही देखेंगे और उसी को मान के चलेंगे, और इस तरह से हिंदी की संख्या घट गई। तो हिंदी की संख्या को घटा करके और आपस में हिंदी के बोलियों को आपस में लड़ा करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर है कि हिंदी बहुत कमजोर हो जाएगी और राजभाषा का पद भी छीन जाए बाद में, तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि केवल बोलने वालों की संख्या के आधार पर हम छाए हुए हैं। अभी भी साहित्य जो है, ऐसा नहीं है कि हिंदी से कम समृद्ध साहित्य तमिल का नहीं है, हिंदी से कम समृद्ध साहित्य बंगला का नहीं है। हम तो बंगाल में देखते हैं, हिंदी के किसी कवि को अब तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, बंगला के रविंद्रनाथ को मिला है। हम एक प्रेमचंद पर गर्व करते हैं, वहां बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, एक से एक लोग हैं। लेकिन एक चीज में
हिंदी का कोई मुकाबला नहीं है, वह है बोलने वालों की संख्या। इस बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो है हिंदी आज राजभाषा है, प्रतिष्ठा पा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश ये साम्राज्यवाद की है कि हिंदी की बोलियों को अलग करो, उन्हें बांटो, तोड़ो, और अपने भी कमजोर पड़ जाएंगी। कोयले के ढेर में से, जलता हुआ कोयले के ढेर में से एक कोयला निकाल के अलग कर दीजिए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, वही स्थिति होगी। ये बोलियों का आंदोलन चलाने वाले खुद नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा आत्मघाती कदम है, या अपना भी नुकसान कर रहे हैं और हिंदी का तो नुकसान कर रहे हैं। हम चूंकि हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हैं, खाली वैसे ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता हम लोगों की है। चिंता हम सबकी होनी चाहिए। अभी डॉक्टर अमरनाथ ने अपने अभियान के बारे में हमें बड़े संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि हिंदी की जो सबसे बड़ी संपदा है वो है कि हिंदी सबसे ज्यादा अधिक लोग बोलते हैं हमारे देश में। लगभग आधी जनसंख्या भारत की हिंदी बोलती है, समझती है, लिखती पढ़ती है। लेकिन अभी जो जिन बोलियों को, जो भारत हिंदी की बोलियां थी, उनको जो मान्यता मिल रही है तो वो उतने ही वो घट रही हैं संख्याएं। जैसे उन्होंने बताया कि अभी जो सर्वे निकला उसमें चौथी भाषा रखा गया हिंदी, जबकि वो वर्ल्ड में दूसरी भाषा है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली। चीनी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है क्योंकि उसमें अन्य भाषाओं को भी रख दिया गया, बोलियों को भी रखा गया। इस प्रकार हो सकता है आज से कई वर्ष बाद जब हिंदी एक अल्पसंख्यकों की भाषा हो जाए और जो राजभाषा का दर्जा उसको मिला है इस कारण से कि वो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, समझे जाने वाली भाषा, कि ये हमारा दर्जा भी, ये हमारा स्टेटस भी हमसे छीना जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो अंग्रेजी के वर्चस्व से है, और इसी प्रकार अगर ये स्थिति रही तो हम फिर अंग्रेजी का वर्चस्व जब हम टूट जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे, अलग अलग मान्यताएं, स्वतंत्र भाषाएं बन जाएंगी, तो अंग्रेजी का वर्चस्व निश्चित रूप से और ज्यादा होगा, अंग्रेजी हम पर और ज्यादा हावी होगी। ये कहना है डॉक्टर अमरनाथ का। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ये जो भाषाओं को, जो बोलियों को मान्यता मिल रही है, इसके खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए। और उन्होंने खुद अभियान चला रखा है, काफी इन्होंने किया, कई कार्यक्रम भी बनाए हैं इन्होंने। तो इस प्रकार ये कहना है डॉक्टर अमरनाथ का। आइए इस बारे में, ये चूंकि बड़ा गंभीर मामला है, हम अन्य जो भाषाएं हैं जिनको, जो भारत की अन्य बोलियां जो भाषाएं बन गई हैं, उनको भी, उनके भाषियों से भी, उनके साहित्यकारों से भी बात करते हैं। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बोलियों को मान्यता से हिंदी को खतरा। और अभी ब्रेक में जाने के पहले डॉक्टर अमरनाथ, जिन्होंने हिंदी बचाओ का अभियान छेड़ रखा है, और उनका ये तर्क है कि हमारी जो बोलियां हैं उनको जिस प्रकार से मान्यताएं 8वें अनुच्छेद में, संविधान के 8वें अनुच्छेद में मिल रही हैं, उससे अंतोतगत्वा हिंदी का नुकसान होगा। और हो सकता है एक समय बाद हिंदी अल्पसंख्यकों की भाषा रह जाए, और हो सकता है, ये भी आशंका है कि एक आवाज उठे कि हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है उसको वापस ले लिया जाए। ये कहना है डॉक्टर अमरनाथ का। हालांकि उससे विभिन्न जो हमारे बोलियां हैं, जो विभिन्न भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उन जिनको मान्यता मिल चुकी है या जिनको मान्यता नहीं मिली है, उनका ये वो इस बात को नहीं मानते, और उनका ये कहना है कि इससे कोई हिंदी का नुकसान नहीं होगा। आइए हम इसी सिलसिले में बात करते हैं श्री रतन शाह से। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो लगभग पूरा जीवन दे दिया है राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, और आप राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भी आपने आंदोलन किया है, आपने डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया, दिल्ली में भी आपने काफी बड़ा आंदोलन किया। एक तो ये है कि जो अमरनाथ जी का कहना है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बोलियां। तो क्या अवधी या राजस्थानी या मैथिल, इनको हम बोलियां मान लें? राजस्थानी बोली है कि भाषा है, इस विवाद को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था केंद्रीय साहित्य अकेडमी है, इसने 24 भाषाओं को भाषा मान रखा है। राजस्थानी को 1972 से उन्होंने मान रखा है, और हर वर्ष, जिसमें इन 24 भाषाओं से एक दो भाषा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थानी को निरंतर पिछले 34 साल से पुस्तक को पुरस्कार मिला है। अब ये बोली है या भाषा है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। केंद्रीय साहित्य अकेडमी जिसको भाषा मानती है, उसको भाषा मानिए।
ये एक प्रश्न हुआ। अब जहां तक हिंदी का प्रश्न है, मुझे कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा है और रहेगी, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे ये डॉक्टर साहब का जो डर है कि ये संख्या कम हो जाएगी तो ये भाषा वो हो जाएगी, ये मुझे पता नहीं इनको डर कहां से लगा है। मैंने तो संविधान पढ़ा है, हिंदी हिंदुस्तान की यूनियन लैंग्वेज इसलिए नहीं है कि जनगणना 51 में होती है, 61 में होती है, 71 में होती है, 81 में होती है। नोबडी रिफर्स। उस समय एक मूवमेंट था आजादी का, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित नेहरू ने और गांधी जी ने हिंदुस्तानी को आगे बढ़ाया था। संविधान की जब डिस्कशन था तब गांधी जी का कहना था कि हिंदुस्तानी शब्द लिखिए, हिंदी नहीं। लेकिन सेठ गोविंद दास, परसोत्तम दास टंडन कर करके कैसे भी वो हिंदी शब्द आया, तो वो एक वातावरण। तो हिंदी हिंदुस्तान के संविधान की 343वें सेक्शन के अनुसार भारत की यूनियन की भाषा है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। केवल होता क्या था कि दूसरा सेक्शन था 344 का, उसमें लिखा था कि 15 साल बाद अंग्रेजी हट जाएगी और हिंदी रहेगी। लेकिन अब वो एक लंबी बहस है। 5 साल बाद जो बीजे खेर की कमीशन बना, जो पटेल की अध्यक्षता के अंदर 30 आदमी की कमेटी बनी, उनको जो प्रॉब्लम्स आई, डॉक्टर साहब अपने को समझना ये चाहिए कि हिंदी के सामने समस्या क्या है। हिंदी कुछ लोगों की भाषा नहीं रह सकती। हिंदी को सर्व देश की भाषा बनाना ही पड़ेगा। आज साउथ में इसका विरोध क्यों होता है? अपने को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा किस तरह से हिंदी को अन्य भाषा भाषियों के लिए सुलभ बनाया जाए। और जहां तक ये आप कुछ बोलियों की, जिसको आप हिंदी की बोलियां बोल रहे हैं, उससे हिंदी का कुछ नुकसान नहीं होना है। आज पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 22 हो गई। 2-4 भाषाएं, 10 भाषाएं और हो जाती होगी। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं इस बात को। अभी आपने रवि बाबू का जिक्र किया, मेरी जानकारी में रवि बाबू के बाद भारतीय किसी भी भाषा के व्यक्ति का नाम नोबेल प्राइज के लिए रिफर नहीं किया गया साहित्य में। केवल किया गया तो विजयदान देथा का, जो राजस्थानी का लेखक है। दिया कि नहीं वो अलग बात। तो खुद की भाषा में लिखे जाने से कोई भी, मेरी समझ में, मैं खत्म करता हूं, मेरी समझ में इन बोलियों के होने से संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी, क्योंकि जनगणना के जो वॉल्यूम्स है ना, उसमें किस तरह कंपाइल करते हैं, ये एक अपने आप में विषय है। फिर कभी आपको बताऊंगा इस बारे में। धन्यवाद। अभी श्री रतन शाह ने अपनी बात को बहुत ही अच्छे शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है, जो भाषा की एक अधिकृत संस्था है, एक बॉडी बनाई गई है, उसमें 24 भाषाएं हैं, और उन सब वो 24 भाषाएं को वो लोग इंडिया स्वतंत्र भाषा मानते हैं। उसमें राजस्थानी भाषा भी है। उन्होंने कहा कि ये जो आशंका है डॉक्टर अमरनाथ की या उनके जैसे और जो बाकी लोग हैं, ये एकदम निर्मूल है कि इन भाषाओं के कारण या इन बोलियों की मान्यता मिलने के कारण हिंदी कहीं कमजोर पड़ती है। हिंदी उन्होंने कहा राजभाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा है, सेतु भाषा है, उसको संविधान में मान्यता मिली है, उसका कोई दर्जा ले नहीं सकता, और उसका प्रचार प्रसार अपने ढंग से हो रहा है। उन्होंने कहा इसलिए ऐसा कोई हो नहीं सकता कि ये डर एकदम निर्मूल है। हम लोग सब हिंदी के लिए काम करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, उसमें कहीं कोई दूसरे कोई विकल्प नहीं है उसका। वो अध्याय समाप्त हो चुका है। वो हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, जो भी उसको टेक्निकल नाम, उसका तकनीकी नाम राजभाषा हो, लेकिन वो राष्ट्र की भाषा बन चुकी है। और आपस में गैर हिंदी भाषी भी जब कहीं मिलते हैं, किसी कुंभ के मेले में मिलते हैं, तो वो आपस में हिंदी में, चाहे वो भली टूटी फूटी हिंदी हो, एक दूसरे को संवाद जो करते हैं वो हिंदी में ही करते हैं। ये कहना उनका। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण बताई कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद में
हिंदुस्तान में अगर किसी भाषा के विद्वान को मिला है नोबेल पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया गया तो वो विजयदान देखा का है, अन्य भाषाओं को नहीं। आइए अब बात करते हैं हम श्री रवि प्रताप जी से। रवि प्रताप जी, आप तो अवधी भाषा के जानकार हैं, अभी अपने अमरनाथ जी से एक बात सुनी, उसका ठीक विपरीत रतन शाह। आप चूंकि अवधी भाषा है और अभी आपकी भाषा को मान्यता मिली नहीं है, आप उसकी प्रतीक्षा सूची में, आपका क्या मानना है इस मामले में? धन्यवाद आदरणीय विशंभर नेवर साहब। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, चूंकि एक कवि हूं तो 4 पंक्तियों से अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा कि हिंदी है भारत के मस्तक की बिंदी, हिंदी है भारत के मस्तक की बिंदी, बोली में मत बांट करो चिंदी चिंदी, और इसको सकल विश्व भारत भाषा माने, इसको सकल विश्व भारत भाषा माने, भारत भर में सबल करो अपनी हिंदी, भारत भर में सबल करो अपनी हिंदी। मैं तो कहूंगा, जैसा कि आपने श्रीमान कहा अवधि की बात, हम लोगों ने अभी आधिकारिक रूप से ये आवाज कतई नहीं उठाई है कि हमें हिंदी से पृथक होकर अपनी अलग भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। हमारे बगल में पड़ोस में हमारे उत्तर प्रदेश की ही भाषा ब्रज है, वहां से भी देखा देखी सुगबुगाहट में भले कोई कुछ 2-4 लोग बोलें, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं है। हम अपने आप को हिंदी के साथ रहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अवधि हमारी अपनी अस्मिता की पहचान है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। यदि राष्ट्रीयता नहीं बचेगी तो हमारी अस्मिता कहां से बचेगी? सबसे पहले हमें अपनी राष्ट्रीयता को बचाना है, और राष्ट्रीयता के बोध को सबल करने वाली अगर कोई भाषा है तो भारत में वो सिर्फ हिंदी है। और जैसा कि अभी विद्वज्जनों ने चर्चा में उल्लेख भी किया, प्रोफेसर अमरनाथ जी तो इस पर लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इनके आंदोलन को बहुत नजदीक से, और नैतिक रूप से हम अवधि वालों ने इनको समर्थन भी दे रखा है। एक भोजपुरी विकास मंच का गठन हुआ है कलकत्ते में, उन्होंने भी हिंदी बचाओ मंच को पूरा अपना समर्थन दिया है। और मैं अवधि की तरफ से प्रतिनिधि स्वरूप आपके पास हूं, और भोजपुरी के मित्रों ने भी मुझे कहा है जब चर्चा हो रही थी कल, कि मेरी तरफ से भी बताइएगा कि पूरे पश्चिम बंगाल का भोजपुरी समाज हिंदी के साथ खड़ा है, हिंदी बचाओ मंच के साथ खड़ा है। हमें हिंदी के साथ रहकर अपनी बोलियों को मजबूत करना है। अगर कहा जाए, 8वीं अनुसूची की बात अभी हो रही थी, 8वीं अनुसूची के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये एक समस्या है तो समस्या की डाली और पत्तों को छांटने से और कुछ डालों को काट देने से महज समस्या रूपी वृक्ष का अंत नहीं होगा। वृक्ष को यदि काटना है तो उसकी जड़ से उसको उखाड़ना होगा। अर्थात संविधान में सभी भाषाओं को यह मांग करनी चाहिए कि भाषा एक होगी हमारी हिंदी, बोली के रूप में हम रहेंगे। और 8वीं अनुसूची को भारत सरकार से मैं अवधि के प्रतिनिधि होने के नाते मांग करता हूं कि 8वीं अनुसूची को तत्काल रूप से समाप्त कर देना चाहिए। हम लोगों को बांटने वाली, हम लोगों को तोड़ने वाली अगर कोई धारा है भारतीय संविधान में तो वो 8वीं अनुसूची है। आप ये बताइए, बहुत व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूं श्रीमान, जब हिंदी में तो हमारे स्कूलों में डेकोरम बच्चों का पूरा नहीं होता, उनको दलियाच खिलाया जाता है, भात दिया जाता है, उनको मिड डे मील दिया जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आते, अच्छे हिंदी स्कूलों का अभाव हो रहा है, रोजी रोजगार की भाषा हिंदी नहीं बन सकी है अभी तक, तो बताइए भोजपुरी कहां से जो है समृद्ध हो जाएगी इतनी कि वो अपने बच्चों को जो है छात्राओं को पढ़ लिख कर उनको रोजगार दे देगी? या कहां से मिथिला में वो दम आ जाएगा कि वो हिंदी अभी जो नहीं कर सकी है वो मिथिला कर देगी?
जीवन यापन का सहारा बन जाएगी। कोई मिथिला, मैं एक नाम लेके उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूं, जितनी बोलियां हैं प्रतिनिधि स्वरूप सबको मैं इंगित करता हूं। जब हिंदी में वो दम नहीं है कि अपने आप को, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़वा सके, तो बोलियों में 8वीं अनुसूची से दर्जा मिल जाने से, 2-1 विश्वविद्यालय खुल जाने से, उनका साहित्य अलग हो जाने से, अवधि अगर अलग हो जाएगी तो हमारा तुलसी का रामचरितमानस अलग हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग अलग करते रहे अपने अपने साहित्यकारों को, ग्रंथों को, तो हमारे देश में हिंदी के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। मैं यही कहकर रवि प्रताप जी ने बहुत ही, क्योंकि वो मंचीय कवि भी हैं साथ में, इसलिए कवि सम्मेलन में जैसे अपनी पूरी आवाज दमखम के साथ बोलते हैं, वैसे आज भी उन्होंने कहा, उन्होंने अमरनाथ जी के उस अभियान का समर्थन किया कि हिंदी को बचाना होगा और ये बोलियों को अगर मान्यता मिलती है तो इससे हिंदी कमजोर होती है। उन्होंने अपने ढंग से कहा, कई बातें उन्होंने अच्छी रखी। उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ने ही बच्चे नहीं आते, उनका कहना है। उसके लिए मिड डे मील और ये वो सब कर करा के भी हिंदी भाषी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है, आदि आदि कई बातें उन्होंने रखी। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इन बोलियों के बच्चों के लिए हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे? उनका इससे हम हिंदी के साथ खड़े हैं, हम कोई हिंदी के बंटवारा हम नहीं चाहते हैं, हिंदी को मजबूत करना होगा, हिंदी ही राष्ट्र की अस्मिता है। उन्होंने कहा कि अवधि जो है वो हमारी अस्मिता की पहचान हो सकती है हमारी, लेकिन हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, ऐसा कहना है श्री रवि प्रताप सिंह जी का। हम इसके पश्चात मैथिली भाषा के साहित्यकार लक्ष्मण झा सागर से बात करेंगे और फिर अमरनाथ जी से बात करेंगे, फिर बाकी लोगों से भी हम फिर बात करेंगे। अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं बोलियों को मान्यता से हिंदी की क्षति हो रही है, हिंदी का नुकसान हो रहा है, हिंदी को खतरा हो रहा है। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री रवि प्रताप सिंह ने बहुत ही जोरदार शब्दों में कहा कि वो अवधी भाषी हैं, अवधी उनकी अस्मिता की पहचान है, लेकिन वो हिंदी को राष्ट्रीयता की पहचान मानते हैं। किसी प्रकार से हिंदी की क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदी है तो हम लोग इकट्ठे हैं, एक हमारे एकता का मंच है वो। और ये जो बोलियों की हमारी, हालांकि अवधी भाषा में तो रामायण एक ग्रंथ ही काफी है उदाहरण देने के लिए, उसके बावजूद हम हिंदी का नुकसान नहीं चाहते। और हम हमारे अवधी भाषा भाषियों ने, साहित्यकारों ने, जो अमरनाथ जी ने एक अभियान छेड़ रखा है हिंदी बचाओ, उसके हम साथ हैं। हम बहुत संपदापूर्ण साहित्य होने के बावजूद हम ये नहीं चाहते कि हिंदी को किसी नुकसान हो और हमें कोई मान्यता मिले, ऐसा कोई अभियान हमारा नहीं है। आइए हम बात करते हैं श्री लक्ष्मण झा सागर जी से, जो मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने कई बातें सुनी, अमरनाथ जी ने अभियान के बारे में बताया, रतन शाह जो राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े, हमेशा उन्होंने काम किया राजस्थानी भाषा के लिए, उन्होंने कहा नहीं एकदम गलत बात है, कोई कमजोर नहीं होगी। माने हिंदी के पक्ष में सभी हैं, हिंदी की कोई नुकसान नहीं चाहता। रतन जी चाहते हैं, अमरनाथ जी का तो सवाल ही नहीं होता चाहने का, और न हमारे रवि प्रताप जी चाहते हैं। फिर भी उन्होंने एक तर्क रखा कि इस तरह से मान्यता अगर मिलती है, धीरे धीरे हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, अल्पसंख्यक होते जाएंगे। आप मैथिली भाषी के रूप में, आपकी भाषा को तो मान्यता मिल चुकी है, आप क्या बोलते हैं? मैं सर पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि हिंदी खुद अपने आप में कोई भाषा नहीं है। हिंदी एक फूल की माला के जैसा है, जिसमें विभिन्न फूलों को गुथा गया है, और जिसे वो बोली बोलते हैं वो विभिन्न फूल हैं। सारे फूल को गूंथ करके जो माला बनती है वो हिंदी है, और हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है। मैं प्रोफेसर अमरनाथ जी से ये पूछना चाहूँगा कि हिंदी के जितने भी मूर्धन्य साहित्यकार हैं, चाहे वो प्रेमचंद हों, नामवर सिंह जी हों या कमलेश्वर हों, वो बताएं कि उनकी अपनी मातृभाषा क्या थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे हिंदी के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनकी अपनी मातृभाषा, उनकी माँ की बोली हिंदी नहीं थी। हिंदी हमारी संविधान द्वारा राजकाज की भाषा है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, जैसे रतन साहब ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य भाषाओं को जिन्होंने
बोली के रूप में प्रचारित किया जाता है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। रामविलास शर्मा बहुत पहले मैथिली को भी बोली कहा करते थे, जिसका हम लोगों के साहित्यकारों ने, तत्कालीन समकालीन साहित्यकारों ने जमकर विरोध किया था, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थानी के तरह भी मैथिली में भी कभी साहित्यकारों की पुरस्कार से वंचित नहीं रखा गया। मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्र कवि दिनकर, उनकी मातृभाषा क्या थी। दिनकर की ख्याति तो हिंदी से हुई है, लेकिन वो उनकी मातृभाषा मैथिली थी। हमारे नागार्जुन, जो हिंदी में प्रचारित किए गए नागार्जुन के नाम से, असल में वो बैजनाथ मिश्र यात्री थे, जो हमारी मैथिली भाषा के ही प्रतिनिधि थे। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें हिंदी में काफी पहचान मिला, वो हमारे मिथिला के ही थे, उनकी भी मातृभाषा मैथिली थी। इस तरह से अभी डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्रा हिंदी के विश्व फलक पर हिंदी के लिए प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की मातृभाषा मैथिली है। तो मैं ये प्रोफेसर साहब से ये इन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनका जो ये हिंदी बचाओ अभियान है वो बिल्कुल ही जायज नहीं है। उन्हें आशंकित बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उनको अगर आशंका है हिंदी को, तो सिर्फ अंग्रेजी से। हिंदी को अगर कोई भी शंका, देखिए बिल्ली जो है उसे बाघ का डर हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि बाघ को बिल्ली का डर है तो ये नामुमकिन है। तो अगर हिंदी को अगर आपको कहीं भी आशंका है कि उसको निगल जाने की, खा जाने की बात, तो वो अंग्रेजी से होनी चाहिए। हमारी अपनी आंचलिक भाषा से जितनी भी भाषा हैं, मैं तो समर्थन करता हूं कि भोजपुरी को भी, राजस्थानी को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, अवलंब किया जाए, अवधि को भी किया जाए। क्यों? मैं इसका पक्ष इसलिए रखना चाहता हूं कि बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है तो जितनी सुगमता से वो अपनी मातृभाषा में समझ सकता है, उतनी सुगमता से किसी और भाषा में नहीं समझ सकता है। रोजी रोटी की समस्या के लिए भले ही हम अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में डाल देते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी मातृभाषा में उनको समझाया जाए, विज्ञान की विषय हो, इतिहास की विषय हो, तो वो ज्यादा सुगमता से उसको समझ सकते हैं। और इसीलिए यह प्रावधान है संविधान का कि साहित्य अकादमी जब किसी भाषा को मान्यता देती है तो वहाँ की जो राष्ट्र है, वहाँ की जो राज्य है, उस राज्य सरकार का वो दायित्व बनता है, उसके लिए वो कानून बन जाता है कि वहाँ के प्राय प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन से उनकी मातृभाषा में पढ़ाई हो। मैं एक छोटा उदाहरण देकर अपना वक्तव्य शेष करना चाहूँगा कि आज मैथिली को संवैधानिक मान्यता मिल गई। साहित्य अकादमी की मान्यता तो बहुत पहले से मिली हुई थी, लेकिन आज मेरे मिथिलांचल में अभी भी हिंदी ज्यादा बिकती है, हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। मुझे खतरा है हिंदी वालों से। मैथिली वालों की खतरा अगर है तो हिंदी वालों से। हिंदी वाले को मैथिली से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक मिथिला आवाज मैथिली दैनिक निकाल के प्रयोग करके देख चुका हूं। वो बंद हो गई क्योंकि उसका सर्कुलेशन नहीं हुआ, कोई खरीदा नहीं। अभी भी बिहार में जागरण और प्रभात खबर की ही बिक्री होती है। हिंदी का साम्राज्यवाद पूरे देश में कायम है, दक्षिण भारत को छोड़ के। तो हिंदी का ये बचाव अभियान मुझे लगता है ये हिंदी के पक्ष को कमजोर करता है। क्यों मैं बोलूं हिंदी बचाओ? हिंदी तो बची हुई है, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हम बोलते हैं। मैं मैथिली का साहित्यकार हूं, मैथिली लिखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन मैं खुद बोलता हूं कि मैं तो जब अपनी रोजगार के लिए कहीं बाहर जाता हूं, जैसा कि भाई रवि प्रताप सिंह ने कहा, तो वो औकात मेरी मैथिली में नहीं है कि जो मुझे रोजगार दिला सके, वो मुझे हिंदी दिलाती है। तो मैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वो आंचलिक भाषा को बोली नहीं कहें। उनका स्वतंत्र एक अपना साहित्य है। मेरा मैथिली का एक समृद्ध साहित्य है। मैथिली में विद्यापति जैसे कवि को दिया है जिसे विश्व के लोग मानते हैं। आज हम बंगाल में हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्र है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बोली हिंदी यहीं बिकती है। सबसे ज्यादा अखबार का सर्कुलेशन, नंबर ऑफ पेपर्स हिंदी के यहीं से निकलते हैं। तो क्यों इनको खतरा है? ये इनका आशंका मेरे हिसाब से बिल्कुल निर्मूल है। इन्हें अब बस मुझे
समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो मेरे हिसाब से इन्हें आश्वस्त रहना चाहिए कि हिंदी का कभी कोई खतरा नहीं होगा किसी भी आंचलिक भाषा। अभी श्री लक्ष्मण झा सागर जी ने अभी जो हम लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, अमरनाथ जी ने हिंदी बचाओ के बारे में काफी अपनी जोरदार दलील दी, रतन जी ने उनकी आशंका को निर्मूल बताया, फिर रवि प्रताप जी ने कहा कि नहीं ये अमरनाथ जी का जो है वो बिल्कुल ठीक अभियान अवधि को होते हुए भी, और फिर लक्ष्मण झा जी ने कहा नहीं मैथिली भाषा को मान्यता मिली है, लेकिन मिथिलांचल में भी आज उसके बावजूद हिंदी ज्यादा बिकती है, समाचार पत्र हिंदी के ज्यादा निकलते हैं, इसलिए हिंदी को कोई खतरा होने का प्रश्न नहीं उठता। आइए हम फिर बात करते हैं अमरनाथ जी से। हिंदी की समस्याओं को लेकर मैथिली अगर चिंतित है तो मुझे खुशी है इस बात की, यद्यपि मैथिली अलग हो चुकी है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसे बंगला है, उड़िया है, समिया है। दूसरी बात यह है कि उनका ये कहना है कि बोली न कहा जाए, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं। हम अब जनपदीय भाषा कह लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तात्विक अंतर तो कुछ होता नहीं है। लेकिन बोली हम एक रूप मान लेते हैं कि अगर 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है कोई भाषा, कोई बोली, तो हम भाषा मान लेते हैं, नहीं है तब तक हिंदी का हिस्सा है। और उसका आधार ये बनता है कि अगर जनगणना होती है और हम लिखवाते हैं भोजपुरी अपनी मातृभाषा को, तो ऑटोमेटिकली लिखवाते तो हैं भोजपुरी, गिनी भी जाती है भोजपुरी, लेकिन वो शामिल हो जाती है हिंदी में। हिंदी का अनिवार्य हिस्सा है। जब हिंदी का एक अंग है तो हम हिंदी का हिस्सा ही मानेंगे। बोली कहने में हमें कोई शर्म नहीं है, मैं भी भोजपुरी भाषी हूं, ये आपको मैं बता दूं, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मैं अपने को, अपनी भोजपुरी को हिंदी का अंग मानता हूं और इसी रूप में मैं उसको स्वीकार करता हूं। मुझे कोई अपराध बोध नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं भोजपुरी कहता हूं तो हिंदी का हिस्सा मान करके कहता हूं, इसी रूप में मैं लेता हूं। बहरहाल दूसरी चीज जो हमारे आदरणीय रतन जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, साहित्य अकेडमी का नाम लिया। असल में मुख्य चीज यही है, जो लोग मांग कर रहे हैं वो खाली पुरस्कार के लिए मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल होते ही इनाम हमको साहित्य अकेडमी का मिल जाएगा और भी बहुत सारे इनाम मिलेंगे, तो वही लोग मांग करते हैं। हमारे रतन जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि मातृभाषाओं में, झा जी ने भी कहा कि मातृभाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। मेरा यह दावा है कि आप दोनों के लोग ही नहीं, जितने लोग मांग कर रहे हैं, कोई भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से नीचे नहीं पढ़ाता है, हिंदी माध्यम से भी नहीं पढ़ाता है। मैथिली माध्यम से कौन पढ़ाने जाएगा? मैथिली माध्यम से कितने स्कूल खुले हैं झा जी बताएं मिथिलांचल में, कि मैथिली माध्यम के स्कूल खुले हों और उसमें अपने बच्चों को लोग पढ़ा रहे हों। हिंदी माध्यम के स्कूल तो टूट रहे हैं, ये केवल कहने की बात रही है। हिंदी माध्यम के स्कूल अगर चल जाए यही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये कहा तो जा रहा है कि मैथिली माध्यम से मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन अपने खुद बच्चों को लोग पढ़ाते हैं अंग्रेजी माध्यम से। ये दोहरा चरित्र है, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात है कि इनाम, मुख्य चीज इनाम है नेवर जी, जिसके लिए सारी लड़ाई हो रही है। हमारे रतन जी ने कहा कि विजयदान देथा का ही नाम आया था नोबेल पुरस्कार के लिए। सवाल यह है कि विजयदान देथा को छोड़ दीजिए, विजयदान देथा का नाम आया था नोबेल पुरस्कार के लिए, हम नहीं जानते और किसी का आया था कि नहीं आया था, लेकिन वो कह रहे हैं, मान रहे हैं। क्या विजयदान देथा का नाम आया था इसलिए कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल है भाषा? 8वीं अनुसूची में शामिल तो नहीं है, लेकिन तब भी अगर उनके साहित्य में, रचना में सामर्थ्य है, अगर उसमें ताकत है, तो नोबेल पुरस्कार उसमें भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, जिस जमाने में रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था, उस जमाने में बंगला 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी, उस जमाने में 8वीं अनुसूची बनी ही नहीं थी। अगर रचना में ताकत है, हमारे अवधि के रामचरितमानस नोबेल पुरस्कार में शामिल न होने के बावजूद दुनिया में उस तरह का कोई ग्रंथ है? इस तरह का मेरे निगाह में बहुत कम ग्रंथ होंगे। सारा उत्तर भारत छाया हुआ है एक बोली में होने के बावजूद। असली ताकत रचना में होती है, रचना में सामर्थ्य है। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर छाए हुए हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल न होने के बावजूद। हिंदी में भोजपुरी के कबीर हैं, छाए हुए हैं। 8वीं अनुसूची से, रचना से कोई सीधा संबंध नहीं। अगर ताकत है रचना में तो विजयदान देथा को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? 8वीं अनुसूची में बिना शामिल हुए मिलेगा। 8वीं अनुसूची के ये इस तरह के जो तर्क हैं, वो उसका कोई आधार नहीं है। 8वीं अनुसूची का तर्क सिर्फ इनाम के लिए है। साहित्य अकेडमी सबसे पहले ये काम करता है। साहित्य अकेडमी ने अंग्रेजी को भी रखा हुआ है,
उन भाषाओं में, 24 भाषाओं में, और राजस्थानी को रखा हुआ है। अगर साहित्य अकेडमी ने राजस्थानी को न रखा होता तो शायद ये मांग नहीं उठती। सबसे पहले राजस्थानी को रखते हैं। भोजपुरी के लिए भी जहां तक मुझे सूचना है, मेरे पास प्रामाणिक कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुरी के कन्वीनर थे और लोगों ने प्रस्ताव रखा कि साहित्य अकेडमी में भोजपुरी को भी मौका मिलना चाहिए, द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया। द्विवेदी जी का वाक्य है जो मुझे याद है कि भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है, लेकिन उसे अपने घर में रखिए। भाई पहले मानक रूप तो बनाइए। आपके पास कोई मानक रूप नहीं है, कोई व्याकरण नहीं। मान लीजिए भोजपुरी आ जाती है तो कहां की भोजपुरी होगी? बनारस की भोजपुरी होगी कि छपरा की भोजपुरी होगी कि गोरखपुर की भोजपुरी होगी? ये राजस्थानी की बात हमारे रतन जी कह रहे हैं। राजस्थानी की 9 बोलियां, जिसमें शेखावटी है, मैंने नोट कर लिया रखा है, ब्रजी है, हाड़ौती है, बांगड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, मालवी है, शेखावटी। इन 9 बोलियों का समुच्चय राजस्थानी। मारवाड़ी को तो राजस्थानी कहते हैं। पहले गद्य तो उसमें विकसित कीजिए। केवल कविता करने से खाली साहित्य का मामला 8वीं अनुसूची का मामला नहीं है। 8वीं अनुसूची का मामला है, जब 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल होती है तो यूपीएससी में परीक्षाएं होती हैं। फायदा क्या हुआ मैथिली वालों को? जो मैथिली के कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा देखिए क्या फायदा हुआ। मैथिली यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें यूपीएससी की परीक्षा में 500 नंबर की मैथिली का ऑप्शनल पेपर होता है, और वह मिथिलांचल के जो बच्चे मैथिली पढ़ते हैं वो मैथिली का कोर्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और मिथिलांचल के लोग कॉपी जांचते हैं, वही लोग नंबर दे देते हैं। क्षेत्रीयता है सीधे सीधे, और उसका फायदा उनको मिल जाता है। यानी चंद जो आईएएस होंगे वो मैथिली को लेकर, एक तरफ मैथिली और दूसरी तरफ सारा का सारा हिंदी साहित्य पढ़ने वाला आदमी, दोनों में कितना फर्क है आप सोच सकते हैं। एक तरफ हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स पढ़ने वाला आदमी उतना ही बड़ा इनाम पाता है, हिंदी साहित्य में लिखने वाला लेखक उतना ही बड़ा पुरस्कार, उतने ही रुपए का पुरस्कार पाता है जितना रुपए का पुरस्कार मैथिली में लिखने वाला लेखक को मिल जाता है। तो मैथिली के लोगों को दोनों फायदा चाहिए, यानी मैथिली में लिख करके भी लाभ ले लेंगे, और हिंदी का तो कह रहे हैं भाई हिंदी बहुत अच्छी भाषा, हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। आप कह रहे हैं हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। इस तरह की बात तो आप जैसे नहीं बोले, इस तरह के कैसे कहा जा सकता है हिंदी कोई भाषा नहीं है? हिंदी मैंने जिस तरह से हिंदी सारे देश की भाषा है ऐसा कहने से थोड़ा होगा। हिंदी अगर ऐसा होता तो हिंदी को की संख्या क्यों बताई जाती? क्यों संख्या आप बताते हैं कि 50 करोड़ है, 40 करोड़ है? संख्या ही मूल चीज है जिसके आधार पर यह संख्या घटेगी। असल में ये सामान्य चीजें हो गई हैं। जो लोग बचने के कहते हैं कि अरे इससे हिंदी का कुछ नुकसान नहीं होगा, हिंदी का कुछ नुकसान नहीं होगा, हिंदी बहुत फैली हुई है, तथ्यों पर बात नहीं करते हैं, एक खेल हवा में बात करते हैं लोग, ऊपर ऊपर बात कह लेंगे, मूल चीजें नहीं जाएंगे। असल में मुख्य लड़ाई पुरस्कारों की लड़ाई है, थोड़े से थोड़े लोगों को, वे सारे लोग और अपने लोगों को माने अपने अपने अंकुश में रखने की लड़ाई है। सवाल यह है कि मातृभाषाओं की बात आप कर रहे हैं और एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुले मैथिली माध्यम के मिथिलांचल में। हाँ, मैथिली राज्य की मांग जरूर होने लगी है, ये जरूर होगा, यानी और टुकड़े करेंगे। अरे टुकड़े करने से विकास नहीं होता है, विकास हमेशा सुशासन से होता है, छोटे बड़े राज्य होने से नहीं होता है। तो इन सब मुद्दों को सोचना चाहिए कि छोटे बड़े अगर टुकड़े करेंगे और टुकड़े करेंगे तो और नेता लोग तो पैदा होंगे, बाकी जनता का थोड़ा फायदा होगा। अभी डॉक्टर अमरनाथ ने जो इस बात के तर्क आए कि नहीं हिंदी का कोई नुकसान नहीं होगा, उसके जवाब में अमरनाथ जी ने कहा कि ये जो सारी जो साहित्य अकेडमी की भाषाओं, सभी भाषाओं को मान्यता मिले, ये सारी लड़ाई जो है वो पुरस्कारों की लड़ाई है। ये ऐसा कहना अमरनाथ जी का। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने वो अपनी बात को फिर से दोहराया कि हिंदी को ही हम लोग अगर मानते हैं तो हिंदी, जब मैथिली भाषा के बारे में उन्होंने प्रश्न किया कि मैथिली भाषा को मान्यता मिल चुकी है, फिर भी कितने स्कूल खुले हैं मैथिली भाषा के मिथिलांचल में, आदि आदि कई बातें उन्होंने रखी। आइए हम इस बिंदु पर अन्य जो अभी तीन बच्चे अमरनाथ जी ने फिर से बात कही, इन पर भी हम फिर से इनसे बात करेंगे। बहुत कम समय बच गया हमारे पास में, और अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बोलियों को मान्यता से हिंदी को खतरा, और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री लक्ष्मण झा सागर जी ने, जो मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं, उन्होंने मैथिली भाषा को मान्यता जो मिली है उसके पक्षधर भी हैं, और उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को मान्यता मिलने से हिंदी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि फिर से अमरनाथ जी ने कहा
कि मैथिली भाषा को मान्यता मिलने से मैथिली भाषा का कोई लाभ भी नहीं मिला, कोई लाभ भी नहीं हुआ है, बल्कि हिंदी का नुकसान हुआ, ऐसा कहना है उनका। आइए फिर बात करते हैं रतन शाह जी। रतन जी, कुछ तर्क हमारे सामने आए राजस्थानी भाषा के बारे में। आप हमें ये बताइए कि राजस्थानी भाषा क्या, जैसा उन्होंने कहा, इसे पुरस्कार के लिए किया गया, और क्या तर्क है राजस्थानी भाषा को मिले? राजस्थान में भी जैसा उन्होंने कई बोलियों, राजस्थान में भी अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से राजस्थानी बोली जाती है, आप कैसे उसको कहेंगे? बहुत संक्षेप है रतन जी। आपको और डॉक्टर साहब को मैं फिर से बताना नहीं चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी भाषा नहीं इसमें बोलियां नहीं, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि इस भाषा में इतनी बोलियां हैं। बिल्कुल सही। और जहां तक डॉक्टर साहब के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिंदी के लिए चिंतित नहीं है, और मैं अपने बारे में भी ये नहीं मानता कि चिंतित नहीं हूं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि डॉक्टर साहब, आप हिंदी को, हम हिंदी को भारत की संपर्क भाषा मानते हैं, आप उसको मातृभाषा मानते हैं हर व्यक्ति की। अरे भाई, नहीं, मातृभाषा, हम अपनी मातृभाषा भोजपुरी मानते हैं। हाँ, आप मानिए तो मातृभाषा नहीं मानते हैं। तो हम तो हिंदी को, हम तो राजस्थानी को राजस्थान की मातृभाषा मानते हैं। हम हिंदी को संपर्क भाषा मानते हैं, और हिंदी से विरोध तभी लोगों का होता होगा जब वो उसके घर में घुसने की कोशिश करेंगे। आपने भी एक प्रश्न कहा, हाँ, एक भिखारी, आपने दो नाम लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या भिखारी बोले थे? भिखारी ठाकुर बड़ा नाम है, और विजयदान देथा, कैसे दोनों बड़े नाम हुए? क्योंकि इन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा। इसीलिए हम कहते हैं जिन मातृभाषाओं में भिखारी ठाकुर पैदा हो सकता है, जिसमें विजयदान देथा जन्म सकता है, उस भाषाओं को पनपने दीजिए। बिना 8वीं अनुसूची में शामिल हुए ही ये पैदा हुए हैं भाई। 8वीं अनुसूची क्यों जरूरी है? इसके लिए तुलसी के लिए 8वीं अनुसूची को बोलने की। अच्छा, जहां तक आपका ये प्रश्न था जनगणना के वॉल्यूम, मैं आपको बताऊं 1961 का जनगणना का वॉल्यूम मेरे पास है। 61 के तक जनगणना के वॉल्यूम थे, वो ग्रियर्सन के आधार पे थे। उस समय राजस्थानी के 1,50,00,000 बोलने वाले दिखाए गए हैं। 61 के बाद जनगणना गवर्नमेंट ने चालू करवाई है, उसके अंदर उन बोलियों को हिंदी में जोड़ना कर दिया, वो भी आपका ही वॉल्यूम है। 61 को क्यों मान रहे हैं? 2001 का तो अवेलेबल है। नहीं, मैं 2011 का पब्लिश नहीं किया, 2001 तक मैं बता रहा हूं कि जनगणना की वॉल्यूम तो गवर्नमेंट कराती है ना। अच्छा, तो और ये और जहां तक ये आपका तर्क के सब पुरस्कार के लिए, 8वीं सूची में मिलने से किसका क्या पुरस्कार मिलेगा? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी तो मिल रहा है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने साहित्य अकादमी तो जाना ही जाना है। नहीं, वो तो जो बोली 8वीं अनुसूची में चली जाएगी, साहित्य अकादमी को तो हर जगह नहीं, आपने कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं कि 8वीं सूची में मिलने से कौन सा पुरस्कार और मिलने लग जाएगा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिलता। तो इसलिए ये तर्क मुझको लगता है आपने बाई द वे। रतन जी, अब हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि समय अपना बहुत कम है, रवि प्रताप जी बहुत संक्षेप में। देखिए श्रीमान, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत के पास अपनी राष्ट्रीय भाषा भावनात्मक रूप से लोग हिंदी को अभी भी कहते हैं, लेकिन राजकाज की भाषा हिंदी इसलिए है क्योंकि इसकी जनसंख्या के दृष्टि से आज सबसे बड़े भूभाग में, सबसे बड़े जनमानस में हिंदी बोली जाती है। जब आज बोलियों को, जिससे हम लोग भाषा बनाने पे तुले हुए हैं 8वीं अनुसूची के रूप में, तो अगर हम लोग भाषा बनाने को तुले रहेंगे तो वो, अब जैसे मैथिली वाले अपनी मातृभाषा लिखवाने लगे हैं मैथिली। अब अगर मैथिली लिखवाने लगे हैं तो उतनी मातृभाषा हिंदी नहीं लिखवा रहे हैं, तो सरकारी आंकड़े में उतना माइनस हो गई हिंदी। सब कुछ चलता है तर्क के द्वारा, तथ्य के द्वारा। ये भावनात्मक रूप से मुंह जवानी कह देना हम हिंदी के साथ हैं, और उसके बाद आप मातृभाषा लिखेंगे अपनी राजस्थानी, मैथिली, अवधी, ब्रजी, और उसके बाद कहेंगे हम हिंदी के साथ हैं। हिंदी के साथ आप कैसे हैं फिर?
हिंदी तो रवि धीरे प्रसाद धीरे जी, समाप्त हो जाएगी। आपके सवाल का हम इनसे जवाब देते हैं। अच्छा लक्ष्मण जी ये बताइए कि जैसे आपका जब वो फॉर्म आएगा जनसंख्या आप लिखेंगे मैथिली, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो मैथिली भाषी इतने, अवधी भाषी इतने, तो हिंदी भाषी तो बहुत कम रह जाएंगे। इस आशंका को कैसे आप निर्मूल बताएंगे? देखिए, और एक जो तर्क अमरनाथ जी ने दिया कि आपकी मैथिली भाषा को मान्यता मिलने के बाद में मैथिली को क्या फायदा हुआ, बहुत संक्षेप में, अपना समय समाप्त हो संक्षेप चुका में है। बताता हूँ कि सरकारी आंकड़ा से बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता पड़ता है। उसी नहीं से सब पड़ता कुछ है। निर्भर है। इनको बोलने नहीं दीजिए, पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई? तो उस पर तो सरकार अलग बोलने बोलने दीजिए, की बोलने आपत्ति दीजिए, करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी को बोलने दीजिए नहीं, उनकी, बिल्कुल। समय खत्म हो गया हमारा। मैं बता रहा हूँ कि मिथिलांचल में जो सरकारी जनगणना करने वाले जो अधिकारी हैं, सब सरकारी अमले हैं, और सरकार जो है वहाँ पर जो हिंदी भाषी है या मगधी भाषी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैथिली वाले के पास जाए और उनको लिखे। वो ऑफिस में बैठ के ही उसको खाना पूर्ति करते हैं। एक बात मैं डोर टू कहूंगा डोर कभी नहीं जाते हैं। तो वो षड्यंत्र है हिंदी नेवर वालों जी, का एक- कि एक- मैथिली, षड्यंत्र है हिंदी वालों का कि वो मैथिली को पनपने नहीं देना चाहते हैं उसके घर में ही, और वहाँ साम्राज्य फैला के रखे हुए हैं। आंकड़े से कहीं नहीं होता नेवर है। जी, बोलने मैं वही का- हमारा कहना समय चाहता समाप्त हो गया। हूं। अमरनाथ जी, एक क्या- बात मैं हाँ, ठीक है, एक बात खत्म हो एक- गया। एक सेकंड में ये बताइए। इन्होंने कहा है एक कि सेकंड। साम्राज्यवादी हिंदी है। हाँ। इन्होंने कहा कि हिंदी से सबसे बड़ा खतरा है मैथिली को। यही असली चीज है। असल में बोलियों को आपस में लड़ा करके अंग्रेजी वाले साजिश कर रहे हैं, वरना मैथिली का आदमी कहता कि हिंदी साम्राज्यवादी भाषा है। हिंदी साम्राज्यवादी भाषा हो सकती है। एक- एक- देश की रतन जी कुछ बोला भाषा- था, चलिए, आज रतन जी, देश की एक भाषा सेकंड। क्या साम्राज्यवादी रतन जी, है? और वो आप बता रहे हैं सरकार अंदर में बैठ के लिख लेती है, तो आप होते तो उसको मिथिला लिखते, इसका आप मतलब बताइए। आप हिंदी से माइनस हो जाते। नहीं, सवाल इसीलिए है कि हमने हमारे मिथिला- देश की भाषा को साम्राज्यवादी कहना ये हम- क्या कहता हम है? मिथिला राज्य का मांग इसीलिए कर रहे हैं। बाहर कि विदेश जब मैं में मिथिला पैदा नहीं राज्य हुई हिंदी। अलग मेरा अस्तित्व में आएगा, तब ये षड्यंत्र बंद हो अच्छा, जाएगा। ये ऐसा नहीं है मिथिलांचल की जनता को कोई फायदा नहीं है। झा जी जैसे लेखकों को फायदा होगा, जनता को फायदा, जानती है चलिए, कोई फायदा नहीं। आइए अब लेखक को कोई अब फायदा हम नहीं। इसके अंतिम दौर पे पहुंचते हैं। अभी बोलियों की मान्यता से हिंदी को खतरा, इस विषय पर हमने काफी चर्चा की, काफी तर्क आए, पक्ष में भी विपक्ष में भी। और हमारे सागर मंथन का ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या को या किसी भी सवाल को, कि हर पक्ष को हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, और ये दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो किस बात को समझे, किस बात को न समझे। ये आप अपने हिसाब से अपना सोचिए। आप विचारक लोग हैं, सभी लोग विचारपूर्ण लोग हैं, करिए कि हमने आप चारों अपने पक्ष में विपक्ष में सर रख दिए। यही नहीं, जितने भी इसके सागर मंथन के विषय होता है, हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर अमरनाथ जी के, श्री रतन शाह के, श्री रवि प्रताप सिंह और श्री लक्ष्मण सागर जी, झा सागर जी के, कि जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी अगर इस विषय पर कुछ राय रखते हों तो हमें लिख करके भेज सकते हैं। हमारा पता है ताजा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@tajatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।